स्वागत है दोस्तों आपका पृथ्वी द विजन में। मैं बीवी तिवारी आपको एनसीईआरटी की आर्ट क्लास में स्वागत करता हूं। आइए अपने क्लास में देखते हैं। तो आज हम लोग कक्षा 6 की आर्ट की एनसीईआरटी देख रहे हैं और इसमें लेसन 3 देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लेसन 3 आपके सामने है और इसमें हम लोग देखेंगे कि अध्याय 3 में व्यक्ति चित्र के बारे में देखते हैं कि व्यक्ति चित्र क्या है। इस अध्याय में आप देखते हैं कि आप व्यक्ति चित्र करने की विभिन्न विधियों को जान पाएंगे। आप अपने मित्रों की शारीरिक विशेषताओं को ध्यानपूर्वक देखकर उनका चित्रण करेंगे। इसके बाद आप सभी के चित्रों को एक साथ संयोजित करके एक समूह चित्र यानी ग्रुप पोर्ट्रेट में का निर्माण करेंगे। आप उन ऐतिहासिक कलाकृतियों का अध्ययन करेंगे जिनमें लोगों के विभिन्न प्रकार से चित्रित किया गया है। आपने देखा होगा कि कैसे प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग भूमिका होती है। उन सबके वस्त्र चयन एवं पहनावे के पीछे अपने कारण होते हैं। आइए इन कारणों की खोज करते हैं और भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं इसकी कल्पना करके एक कलाकृति की रचना करते हैं। ये आप एनसीईआरटी की जो है यूनिट 1 के अध्याय हैं जो है आप इन्हें यहाँ पर देख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं जो है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पोर्ट्रेट बनाने की प्रक्रिया शुरू है। गतिविधि 1 के रूप में देखें जो है, तो गतिविधि 1 के रूप में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखें कि पोर्ट्रेट बनाने की व्यक्ति चित्र बनाए जो है। क्या आपने कभी विचार किया है कि हम सभी अलग अलग क्यों दिखते हैं जबकि हमारे चेहरे के विभिन्न भाग समान ही होते हैं, जैसे आँखें, भौहें, नाक, मुंह, कान और बाल। अपने सहपाठियों की मुखाकृति पर ध्यान दीजिए। क्या आप पहचान सकते हैं कि उनकी मुखाकृति आपकी मुखाकृति से किस प्रकार भिन्न है? क्या उनकी आँखें छोटी हैं या उनका माथा मस्तक बड़ा है? क्या वे चश्मा लगाते हैं? वे अपने बालों में कंघी कैसे करते हैं? इस गतिविधि के लिए आप जोड़े बनाएं और A4 आकार के कागज़ पर अपने सहपाठी का चित्र बनाएं। मैंने आपको A4 कागज़ के बारे में आपको बताया था। जो आप फोटो स्टेट के लिए कागज़ यूज़ करते हैं वो कागज़ A4 कागज़ होता है। एक कागज़ A4 सीरीज़ के जो है 3 सीरीज़ आती हैं, A, B और C सीरीज़ आती हैं। A सीरीज़ अक्सर सभी देशों में चलता है जो है, और बी सीरीज़ अमेरिका और कनाडा में चलते हैं, जबकि सी सीरीज़ जापान वगैरह में चलते हैं। तो आपके चित्रों का उत्कृष्ट होना आवश्यक नहीं है, आप उनमें अपने ढंग से विशेषताएं दर्शा सकते हैं। चरण: मुंह का आकार बनाएं। क्या यह वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार है? यह एक गोलाकार आयत है। उनकी मुखाकृति की अन्य विशेषताओं को चित्रित कीजिए। नाकें, आँख, भौहें, होठों, ठुड्डी और कानों के माप एवं आकार पर ध्यान दीजिए। कानों के बीच का स्थान, बालों की रेखाओं और भौहों के बीच की दूरी और कानों की लाइन पर ध्यान दीजिए। आपका रेखा चित्र जब तैयार हो जाए तो उन रंगों के बारे में विचार कीजिए जिन्हें आप व्यक्ति चित्र में प्रयोग करना चाहते हैं। अपना चित्र पूरा कीजिए और इसे अपने साथियों के साथ साझा कीजिए। मुखाकृति की विशेषताओं में दिखाई देने वाली समानताओं और अंतरों पर चर्चा कीजिए। अपने चित्र को उनके किनारों के पास से काटें। ये 5वां चरण है जो है बनाने का। कागज़ पर कई बिखरे होते हैं तो जो किनारों के पास से काटें। कागज़ के कुछ पन्नों या किसी अन्य सामग्री को जोड़कर एक बड़ी सतह तैयार कीजिए। सभी चित्रों को एकत्र कीजिए। पूरी कक्षा के समूह चित्र के लिए एक व्यवस्था निर्धारित कीजिए। निर्धारित की गई व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक चित्र को चिपकाएं। आपका कक्षा चित्र तैयार हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं जो है, इसमें पोर्ट्रेट बनाने की तकनीक सिखाई गई है। गतिविधि जो है 2 है। अब गतिविधि 2 के बारे में देखते हैं। कलाकारों की दृष्टि से व्यक्ति चित्र व्यक्तियों को दर्शाने का एक माध्यम है। व्यक्ति चित्र में किसी व्यक्ति की मुखाकृति, गर्दन और कंधों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तथापि इसमें शरीर के अन्य भाग भी सम्मिलित हो सकते हैं। कलाकार कई अन्य विधियों से भी लोगों का चित्रण करते हैं। विभिन्न कालखंडों में निर्मित बुद्ध की कुछ छवियों को देखें।
इनकी शैलियों और मुखाकृतियों की विशेषताओं की तुलना कीजिए और उनकी विशेषताओं पर दिखाई देने वाली समानताओं तथा अंतरों पर चर्चा कीजिए। देखिए, ये विभिन्न कालखंडों एवं शैलियों में बनाई गई बुद्ध की कलाकृतियाँ आपके सामने प्रदर्शित हैं। जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध की कई कालखंडों में, जैसे कुषाण काल शैली की यह मूछें थी, जो है गांधार शैली में था जी, जिसमें 100 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व की जो है गुप्त काल में जो है अजंता, गुप्त काल में अजंता शैली में है। यहाँ ईसा पूर्व दिया है दोस्तों, ईसवी सन है, गुप्त काल होना चाहिए। तो ये जो है इस पर ध्यान दीजिएगा। ये जो है कुषाण काल की मथुरा शैली है जो है, और उसमें जो है गुप्त की 300 ईसा पूर्व की इनको बताया गया है, जो है बताया गया है। गुप्त काल सारनाथ शैली 500 ईसा पूर्व की जो है बनाई गई है। थांका शैली जो है, थांका जो है यह शैली थांका शैली है जो है बंगाल की औ समय की बुद्ध की प्रतिमाओं को बनाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग काल की प्रतिमाएं जो है, किस काल में कौन सी प्रतिमाएं थी उनके बारे में यह बनाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। जो है यहाँ पर गतिविधि 3 है। क्या गतिविधि 3 के बारे में देखते हैं। गतिविधि 3 है कि मैं बनना चाहता हूँ। आप बड़े हो जाने के बाद आप अन्य लोगों के जीवन में क्या भूमिका निभाना चाहते हैं? क्या आप लोगों को उनके बल्ब ठीक करने में मदद करना चाहेंगे, या आप सुनिश्चित करना चाहेंगे कि लोग स्वस्थ रहें? इन भूमिकाओं को निभाते हुए स्वयं का चित्र बनाएं। अगर आपको नहीं पता कि आपको कौन सी भूमिकाएं निभानी है तो कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र रूप से स्वयं की अनेक भूमिकाओं में कल्पना कर सकते हैं। आपके मस्तिष्क में जितने भी विकल्प आ रहे हैं उनमें से किन्हीं 3 से 5 भूमिकाओं का चित्रण करें। कक्षा में सभी के द्वारा बनाए गए चित्र को देखें। क्या आपको इन चित्रों में कुछ विशेष दिखाई देता है, या कुछ ऐसा जो असामान्य है? आपको कौन से चित्र रोचक लगे और क्यों लगे? जो है देखिए, सभी लोगों ने अपने अपने चित्रण के बारे में बताया है, जो है बनाया गया है, तो उस बारे में को बताना है। जो है गतिविधि 4 के बारे में देखते हैं। जो है क्या क्या गतिविधियां हैं। तो वस्त्र और उनकी भूमिकाएं। कोई व्यक्ति कलाकार या किसान है, यह हमें कैसे पता चल सकता है? क्या हम अब सभी किसानों की कल्पना एक ही प्रकार से करते हैं, या फिर इनमें कोई अंतर है? समानताएं और अंतर क्या हैं, आइए जानें। अपनी कल्पना से किसान का एक चित्र बनाएं। अपनी कक्षा में बनाए गए सभी चित्रों को देखें। बनाए गए चित्रों में किसानों का जेंडर क्या है, वे किस कद काठी के हैं, उन्हें किस प्रकार के वस्त्र पहने हुए हैं। आइए इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। आपने अपने चित्रों के लिए निर्णय कैसे लिया? जो चित्र आपने बनाया वो चित्र कि किसान का है कि नहीं, जो है कैसे बनाएं? क्या आपको सभी जेंडर किसान मिलते हैं? क्या आपको सभी जेंडर किसान मिलते हैं? आपने किसानों के चित्र कहाँ कहाँ देखे? यदि वे अपने कपड़े परिवर्तित कर लें तो क्या वे किसान होंगे? दिए गए चित्र में आपको कौन से संगीत वाद्ययंत्र दिखाई दे रहे हैं? देखिए, यहाँ पर नगाड़ा है, यहाँ पर ढोलक है, और यहाँ पर तुरही है ये, और यह ढोलक है, यह नगाड़ा है, यह जो है ऐसे जो है वाद्ययंत्र यहाँ पर बनाए गए हैं। कौन कौन से वाद्य यंत्र दिखाई दे? जिस प्रकार आपने प्राकृतिक वातावरण का अवलोकन करते हैं उसी प्रकार लोगों का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। ध्यान दें कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति का स्वरूप एवं वेशभूषा अनोखी होती है। अपने आसपास भिन्न भिन्न भूमिकाओं वाले किन्हीं 3 लोगों का अवलोकन कीजिए और उनका चित्र बनाएं। उनकी अन्य संभावित भूमिकाओं की कल्पना कीजिए। अब आपने सहपाठियों के बनाए गए चित्रों को देखें। चित्रों में आपको कौन से भिन्न भिन्न लोग दिखाई दे रहे हैं? क्या सभी जेंडर के लोगों को भिन्न भिन्न भूमिकाओं में दर्शाया गया है? इस चित्रों की तुलना किसान के चित्र से कीजिए। क्या आपके विचारों को प्रस्तुत करने की विधि में कुछ परिवर्तन आया? अभ्यास कीजिए। अपने आसपास परिवार और पड़ोस में लोगों का अवलोकन करें। ध्यान दें कि उन्होंने क्या पहना हुआ है। आप जिस भूमिका में उन्हें देखते हैं उनका एक चित्र बनाएं। अब उन्हीं वस्त्रों में लेकिन एक बहुत ही अलग भूमिका निभाते हुए उनका एक और चित्र बनाएं। प्रयास कीजिए कि आपका चित्र विलक्षण हो और दर्शकों को प्रेरित करे। जो है प्रेरित करे।
तो ये तीसरा अध्याय था। अब हम लोग चौथे अध्याय में चलते हैं, जिसमें जो है कागज़ के शिल्प हम लोग देखते हैं। तो कागज़ के शिल्प देखने से पहले हम लोग जो है कागज़ के शिल्प देखते हैं कि कैसे कागज़ के शिल्प बनाए जाते हैं। इसे देखने से पहले हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे कि कागज़ के शिल्प कैसे बनाए जाते हैं। इस अध्याय में आप सभी कागज़ को एक आकर्षक और कलात्मक माध्यम के रूप में जान पाएंगे। आप कागज़ को मोड़ने, काटने, सूत्रात्मक रूप में प्रस्तुत करने, बुनाई जैसी विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही आप कागज़ काटने की सांझी जैसी भारतीय परंपराओं के बारे में भी जानेंगे और सीखेंगे। आपको इस बहुमुखी सामग्री के साथ प्रयोग करने की कई रचनात्मक विधियां भी जानेंगे। सांझी एक कला है, सांझी कला है, और यह कहाँ की कला है आपको बताना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था बहुत बार, जो पढ़ाते समय लोक कलाएं सभी की जो है कि तो सांझी कहाँ की कला है, जो है सांझी कहाँ की कला है ये आपको। फिर भी यह यूपी की है, यूपी की जो है मथुरा की कला है, मथुरा की सांझी कला है। और यहाँ पर यह सांझी कला के बारे में भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। जो है देखिए इस तरह से काट कर बनाई गई है सांझी कला, जो है डिजाइन है, जहाँ पर लैंप भी अंदर रखा गया है, और ये बहुत सी अच्छी अच्छी डिजाइनें यहाँ पर कागज़ की बनाकर रखी गई हैं जो है। और जो डिजाइनों के बाहर से निकलती हुई रोशनी जो है आपको कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। तो सांझी कला की गतिविधि, कागज़ मोड़ना जो है, यह भी गतिविधियां हैं। कागज़ को कैसे मोड़ा जाता है, कागज़ को मोड़ने की कला को ओरिगामी के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि कागज़ के मोड़ने की कला को किस नाम से जाना जाता है, तो ओरिगामी इम्पॉर्टेंट है। ओरिगामी, कागज़ को मोड़ने की कला को ओरिगामी कहा जाता है के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन ये टीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, टीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कागज़ को मोड़ने की कला किस नाम से जानी जाती है, ओरिगामी के नाम से जानी जाती है। यह एक कला है जिसकी उत्पत्ति जापान में हुई। ओरिगामी कला की उत्पत्ति कहाँ हुई, जापान में हुई, यह भी इम्पॉर्टेंट है। अब यह पूरे विश्व में फैल चुकी है। हो सकता है कि आपने कागज़ को मोड़कर कुछ वस्तुओं को बनाना सीख लिया हो। क्या आप सदाको और हजार कागज़ सारस की कहानी जानते हैं? सदाको 11 साल की एक छोटी जापानी लड़की है। सदाको एक जापानी लड़की है 1945 में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरने के नकारात्मक प्रभाव से उसे एक असाध्य रोग हो गया था। जब सदाको की अस्पताल में चिकित्सा चल रही थी, तब उसकी सहेली ने उसे कागज़ के सारस बनाने की किंवदंती पुरानी कहानी सुनाई। कागज़ के सारस बनाने की कहानी सुनाई थी। सदाको ने अपने जीवन को आगे बढ़ाने की आशा से 1000 कागज़ के सारस बनाने आरंभ कर दिए, लेकिन 644 सारस बनाने के कुछ समय बाद ही सदाको की मृत्यु हो गई। जो है 644 कागज़ बनाए थे सारस के, लेकिन वह स्वयं पूरे विश्व में एक किंवदंती के रूप में प्रसिद्ध हो गई। आज भी विश्व में भर से लोग कागज़ के सारस बनाकर जापान में बच्चों के शांति स्मारक पर भेजते हैं। इस प्रकार कागज़ के सारस शांति के प्रतीक बन गए हैं। जो है कागज़ के सारस शांति के प्रतीक बन गए हैं। आप कागज़ को मोड़कर कई प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं। अपने शिक्षक, माता पिता और मित्रों से सीखें कि कागज़ को मोड़कर विभिन्न प्रकार की आकर्षक वस्तुएं कैसे बनाई जाती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बहुत बेहतरीन कहानी है, और सदाको की जापानी लड़की कहानी है, जिसमें कागज़ की उसमें पेंटिंग बनाती है। कागज़ से सारस बनाने के निर्देश कैसे बनाए जाते हैं। कागज़ के सारस, देखिए ये सारस बनाए गए हैं। पहले इसने कागज़ को लिया, कागज़ को पतंग आकार में मोड़ लिया, मोड़ने के बाद इसे फिर से मोड़ा, फिर जो है यहाँ पर किया, फिर निकाला, फिर उसे जो है खोला, फिर वहाँ से निकाला, फिर जो है इसे बैक मोड़ा, फिर यहाँ से ये कागज़ से बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि गतिविधि कागज़ काटने की कला कैसे होती है। कागज़ काटना सांझी एक ऐसी पारंपरिक कला है जो उत्तर प्रदेश के मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि इस कला का उपयोग मूल रूप से रंगोली के सांचों के रूप में किया जाता है। मैंने आपसे बताया था कि जो है उत्तर प्रदेश की मथुरा की कला है। अभी मैंने आपको बताया था सांझी जो है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रंगोली सांचों किया जाता है। आजकल यह सांचे कागज़ से बने होते हैं। बहुत ही जटिल तरीके से विभिन्न प्रकार की संरचना और छवियों में काटे जाते हैं। आप विन्यास की कल्पना करके स्वयं के सरल सांचे और चित्र बना सकते हैं। आप इन कटे हुए कागज़ों का उपयोग लालटेन, अन्य सजावट की वस्तुएं बनाने के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ कुछ विचार दिए गए हैं, स्वयं प्रयोग कीजिए और आपस में नए विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए।
देख सकते हैं यहाँ सारस और कछुआ है, और जो है कागज़ की काटने की विधि है दी गई है। अब हम लोग जो है कागज़ काटने के लिए कैंची और तीक्ष्ण उपकरणों का प्रयोग करते हैं। समय सभी सुरक्षा सावधानियों का ध्यान अवश्य रखें। त्योहारों और अन्य अवसरों के समय धागों पर लटकाए जाने वाले कागज़, कपड़े या प्लास्टिक की सजावट को ध्वज पताका, कपड़े या प्लास्टिक की सजावट को ध्वज पताका बटिंग कहा जाता है। बटिंग किसे कहा जाता है, यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए जो है कपड़े या प्लास्टिक की सजावट को ध्वज पताका या बटिंग कहा जाता है। ये बहुत रंगीन होते हैं। इनमें से विभिन्न प्रकार के आकारों और समानाकृतियों पैटर्न को काट कर इन्हें और अधिक सुंदर बनाया जा सकता है, जैसे ये है, बटिंग कहते हैं जो है। तो आइए आगे अब देखते हैं। जो है कागज़ की बुनाई। कागज़ एक जादुई सामग्री है। जैसा कि आपने पिछली गतिविधियों में देखा है, कागज़ सरलतापूर्वक अपना रूप परिवर्तित कर सकता है। कुछ काट छांट और मोड़ के साथ यह जीवों और वस्तुओं का आकार ले सकता है। आइए कागजी शिल्प की एक और विधि या बुनाई के साथ प्रयोग करें। यदि आप अपने आसपास किसी भी वस्त्र को ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे कि यह दृढ़तापूर्वक तथा एक दूसरे से आड़े तिरछे लिपटे कागज़ों से बना है। इस आड़ी तिरछी बनावट को ताना बाना भी कहते हैं। आइए कागज़ के साथ ऐसा करने का प्रयास कीजिए। चित्रों को देखिए और अपनी स्वयं की चटाई बुनने का प्रयास कीजिए। जो है देखिए बेहतरीन किस तरह से कागज़ को बुना जाता है, ये ध्यान रखिए जो है कैसे इसे बनाया जा रहा है। कागज़ की चटाई जो है ऐसे बनाई जाती है। अभ्यास कीजिए। बुनाई के लिए अन्य माध्यमों जैसे प्राकृतिक तंतु, कागज़, कपास, ऊन, बांस, अखबार, जूट, ताड़, वस्त्र की बेकार पड़ी पट्टियाँ आदि का प्रयोग भी किया जा सकता है। ऐसे जो है उनसे किया जा सकता है जो है। तो आज हम लोगों ने कागज़ के बारे में सीखा, और आज की जो है क्लास यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसके आगे देखेंगे जो है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़िए अपने एनसीईआरटी की क्लास से, आप सभी का स्वागत रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जो है आपका सहयोग अपेक्षित है। जय हिंद दोस्तों।